नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। हाथरस कांड के आज 25 दिन हो गए हैं और हाथरस की पीड़िता बिटिया की मौत के 10 दिन, लेकिन इंसाफ की पुकार आज भी वैसे ही उठ रही है। चाहे पीड़िता बिटिया का परिवार हो या फिर आरोपी का, दोनों ही परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो आज तक पर आज आप आरोपी और पीड़िता दोनों के परिवारों को एक साथ देखिए और सुनिए उनके सवाल, उनके जवाब और उन दोनों की इंसाफ की पुकार। हाथरस से हमारे साथ दोनों ही परिवार जुड़ रहे हैं। हमने ये कोशिश और पहल सिर्फ इसलिए की है कि दोनों पक्ष सामने आए, सच सामने आए कि आखिर उस दिन 14 सितंबर को क्या हुआ था। आप दोनों मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आप अपना परिचय खुद दें टीवी पर आज, क्योंकि हम पीड़िता के परिवार के लोगों का नाम नहीं रखना चाहते हैं। आप खुद अपने बारे में बताएं और अपना पक्ष रखें। बात की शुरुआत इस बात से हो कि 14 सितंबर को क्या हुआ था। सबसे पहले मैं पीड़िता के भाई से ये अनुरोध करती हूं कि आप अपना पक्ष बताइए, अपना रिश्ता बताइए पीड़िता से, और फिर बताइए कि 14 सितंबर को क्या हुआ था। हम लोग तीनों बहन और मेरी मम्मी और मैं, हम लोग चारा लेने गए थे जी। तो चारा एक गठरी को लेके मैं घर पे आ गया था। और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज पूरी बात बोलिए सतेंद्र जी। हेलो। हाँ आज हाँ, तो हम लोग चारा लेके एक गठरी लेके मैं घर पे आ गया था करीब 9 पौने 9 बजे। और जो बहन थी वो मेरी माँ के पास थी। तो यहाँ पर आके मैंने भैंसों को कुछ पानी पिलाया है। लाइट आ गई थी उस समय। और जो मेरे आने के बाद ही जो घटना का अंजाम दिया गया है मेरी बहन का, तो जो बहन थी वो मम्मी ने बोला था कि ऐसा कर बेटा, घास को इकट्ठा कर ले। हाँ। और भैया आ रहे होंगे तेरे, तो मम्मी ने आगे चल के बोली कि मम्मी ऐसा कर और घास काट लो, मैं इकट्ठे कर रही हूँ। हाँ। तो जो घास इकट्ठा करते समय ये जो आरोपी हैं, इन्होंने उसको अंदर पीछे से आके बाजरी खेत में से उसको अंदर खींचा गया है। और उसके साथ दुपट्टा है, उसके साथ अंदर लेके उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करके उसके साथ बलात्कार भी किया है। जब वहाँ कोई करीब ज्यादा टाइम हो गया तो मम्मी ने सोचा कि अभी लड़की अभी आई क्यों नहीं, ना तो कुछ आवाज ही नहीं मेरे पास आई। तब मम्मी फिर उठ के गई हैं। तो मम्मी ने देखा तो वहाँ पर लड़की थी नहीं बहन। तो मम्मी रोड तक भी गई हैं, फिर वापस लौटी। 2-3 बार मम्मी ने राउंड भी मारे, पर मम्मी वो लड़की दिखी नहीं मेरी बहन। फिर अचानक ही उसकी जो चप्पल थी वहाँ पर पड़ी हुई मिली, जो खेत के किनारे पर जो मेड़ थी उसके किनारे मिली। तो मम्मी उस चप्पल के जरिए देखा तो अंदर पेड़ टूटे हुए थे। मम्मी उसी रास्ते के अंदर गई तो वो बहन वहाँ पर बेहोश हो पड़ी थी। उसके जो जीभ कट उसको जो भीजा, उसको जो गला दबाया था, उसकी जीभ कटी हुई थी, उसके ब्लड निकल रहा था और उसकी आंखों में ब्लड भी था। उसके बाद क्या किया? मम्मी ने उसको जाकर देखा तो लड़की अपने उसके बाद कि वहाँ पर मम्मी ने आवाज भी दी किसी को, कोई है भैया यहाँ पर, क्या लड़की क्या हो गया, मम्मी ने आवाज भी दी है। तो जो जिसका जो खेत है, छोटू बोलते हैं उस लड़के को, उसके पिताजी का नाम ओम प्रकाश है, उसको चेरू बोलते हैं। तो लड़का वहाँ पे आया है। मम्मी ने उससे बोला कि बेटा ये क्या हो गया, ऐसा मेरे भैया लड़के को बुला दीजिए घर से। तो लड़का मेरे पास यहाँ पे आया। मैं जब उस समय भैंस को पानी पिला रहा था तो लड़का बोल रहा है कि तेरी बहन बेहोश हो गई है और जल्दी जा, बीमार हो गई है। तो मैं जैसे थे वैसे मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ पर रोड पहुंचा हूँ, खेत पर पहुंचा हूँ। तो वहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी कर, तो मेरे को लगा ऐसा तो नहीं बहन को कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया, चारा काट रही होगी। तो मैं उसको पास में जग गया हूँ। तो वहाँ पर जब थोड़ी होश में थी, किसी ने पानी वहाँ पर डाला था, मम्मी ने डलवाया हो किसी पे। तो हम जब देखा है तो मम्मी ने पूछा, मैंने बहन क्या बात हो गई। तो बहन ने थोड़ा, उसके जीभ तो ब्लड भी निकल रहा था, तो उसने अपनी लड़कती आवाज में बोला कि भैया। मैंने हाँ बोल, क्या बात है बेटा, कि गुड्डू का लड़का संदीप, और कहते कहते वो बेहोश हो गई। मैंने कहा और बता बेटा, जब तक बेहोश हो चुकी। फिर सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, काफी लेडीज थी वहाँ पर, इतने ध्यान नहीं कौन कौन थी वहाँ पर। सब लोग बोले इसको लेके जा, नहीं तो मर जाएगी ये। फिर मैंने उठाने की कोशिश करी है तो वो बिल्कुल अपना सर बिल्कुल जैसे पैरालाइज की तरह होती है, और उसकी गर्दन वर्दन बिल्कुल ढीली विली पड़ी हुई थी बिल्कुल। तो उसको जैसे तैसे मैं उसको उठा के लेके गया हूँ अपने बाइक तक, रोड तक। तो वहाँ पर मैंने उसको बैठाया अपनी बाइक पे और मैं चला के, और मम्मी पीछे बैठ के हम लोग चंपा थाने गए। आप अस्पताल नहीं जाकर थाने गए? बाद इसकी क्या वजह थी? रास्ते जी हाँ, थाने लेके गया। थाना ये था, जो लड़का जो आरोपी बताया गया, बताया था, मैंने उसके पहले रिपोर्ट करा, ऐसा हो सकता है
कि पहले ये पुलिस केस है और मेरे पास फोन भी नहीं था कि मैं फोन करके किसी 100 नंबर कॉल करके बुलाऊं। तो उस समय मेरा दिमाग किसी काम नहीं कर रहा था कि ये क्या हुआ। मेरी तो अचानक ही पहली बार ऐसी घटना हुई है। मैं वापस यहाँ लौटूंगी और आप लोग थाने पहुंचे, वहां पे फिर क्या हुआ, चबूतरा पर आपने क्या किया, मैं सब आपसे पूछूंगी। हमारे साथ आरोपी पक्ष भी है और उनके भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आपसे मैंने अब अनुरोध करूंगी कि आप अपना परिचय बताकर, जहां तक मेरी जानकारी है आप लवकुश के परिवार से हैं, आप अपना पक्ष रखें। आपके पास क्या जानकारी है, आपके भाई कहां थे उस वक्त और क्या हुआ था आपके हिसाब से 14 सितंबर को? मेरा जो रवि भाई है वो यहाँ चारा काट रहा था, भैंस पे आ रहा था अपनी। और वहाँ जो घटना हुई है वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, न कहा वहाँ कोई शोर था ना कोई हल्ला था। इन परिवार वालों को ही बताया वहाँ क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। कैसे जानकारी मिली रवि को और आपके परिवार को कैसे जानकारी मिली कि वहां ये घटना घटी है? क्योंकि गांव के बाकी लोग तो जा ही रहे थे। लवकुश की मां का कहना है कि उनके बेटे ने पानी भी वहां ले जाकर पिलाया। आप लोगों को कैसे पता चला? हमारे घर पुलिस आई थी। हाँ, कितने बजे? संदीप के बारे में पूछ रही थी, संदीप कहाँ है, संदीप कहाँ है। कितने बजे? करीबन 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग। मतलब 9 से 10 के बीच में ये घटना घटी थी। आपके घर पर पुलिस 11 साढ़े 11 के बीच में आई, तभी आप लोगों को पहली बार जानकारी मिली घटना के बारे में। तब क्या रवि घर में आप लोगों के साथ था? कहाँ था रवि? हाँ जी, घर पे ही था, हमारे पास ही था। कितने बजे से था? वो कहीं नहीं निकला उस दिन? कहीं नहीं निकला, यहाँ चारा काट के और यहाँ पे गाय भैंसों को पिला रहा था और चारा कूट रहा था मशीन पे। आप लोग सभी लोगों की नजर के सामने था। कितने लोग थे परिवार में उस वक्त जिन्होंने देखा है उसको वहां पर? क्या आपके आसपास का कोई पड़ोसी भी है जो ये बता सकता है कि उस वक्त वो घर पर ही था? हमारे पड़ोसी तो यही हैं, वाल्मीकि। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि उस वक्त रवि घर पर ही था। फिर आपको क्या लगता है? पड़ोसी क्या तो पीछे रहता है ना। हाँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या हुआ था? अब तो आपका भाई आरोपी बनाकर जेल में इस वक्त है, आरोपी है वो इस पूरे मामले में। आपको क्या लगता है क्या हुआ है? या हम तो ये चाह रहे हैं मैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए। एसआईटी एसआईटी चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। अच्छा, आपके घर पे पुलिस क्यों आई संदीप को खोजने? मिलनी चाहिए। संदीप रवि का दोस्त है? नहीं, भतीजा है वो, ताऊ जी का नाती है परिवार में। अच्छा, आपके परिवार का ही है, इसीलिए संदीप को खोजते हुए आपके घर पर आए? हाँ जी। संदीप की क्या जानकारी थी आप लोगों को? संदीप कहाँ था? संदीप अपनी गाय ने पिला रहे हो यहाँ पे। सारे उस दिन गाय को ही चारा खिला रहे थे? सुबह सुबह अपने भैंसे में कोई काम करते हैं। अच्छा, तो उसको भी पूरे परिवार ने देखा कि वो वहीं पर मौजूद था, घर पर था पूरे दिन, सुबह से दोपहर 11 बजे तक? सोच के बोलिएगा, सोच के बोलिएगा। गांव के न्यू देखो भाई, गांव के न्यू देखो भाई। संदीप है गांव में निकला हुआ था कहीं पर? कहाँ था संदीप ये बताइए, क्योंकि अगर किसी और ने उसको गांव में कहीं देखा होगा तो आपकी बात झूठी साबित होगी। इसलिए बताइए संदीप कहाँ था उस दिन सुबह में? गाय ने पशुओं ने पानी पिला रो आपके घर के अंदर? रोड पे। तब तो रोड से कोई कहीं भी जा सकता है ना। आप लोगों ने लगातार नजर तो नहीं रखी होगी 9 बजे से 11 बजे तक? फिर क्या संदीप को पुलिस आपके घर से पकड़ कर ले गई? पापा उसके साथ था जब पानी पिला रहा था उसको। अच्छा, फिर क्या हुआ? पुलिस उसको वहीं से ले गई? नहीं, 20 तारीख को अरेस्ट किया है वो। सत्येंद्र, अब आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि उस दिन घर पर ही था, इस पर क्या कहना है आपका?
तो सब ये बताइए, जब बहन के साथ जो हुआ है तो वो लड़की हमने क्या सिखा दी थी क्या? ये लोग जहाँ पर मेरे से पहले इनके घर वाले कुछ पहुंच चुके थे, वहाँ पर लेडीज वगैरह पहुंच चुकी थी, तो हमने क्या उसको पहले से समझा दिया था क्या? ये बताइए आप कि हमारे को इनसे कोई ज्यादा पहले खूब बोलते चाहते थे ये लोग, हमसे कोई ज्यादा पहले। ठीक है, एक एक करके बोलिए। मैं लोगों दोनों ने तो वहाँ पानी भी पिलाया है। वहाँ तो अब सभी लोग पानी पिलाएंगे ना, वहाँ पर सभी लोग पानी पिलाएंगे अब तो। अरे मैं ये चाह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, एसआईटी की जांच चल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप आएगा। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर पीड़िता परिवार का होता हो तो हमारा हम तो ये चाह रहे हैं के लिए पीड़िता परिवार का किसी का हुआ हो तो हम तो जो भी जांच है हम तो तैयार हैं। वो बहन तेरी नहीं थी, वो हमारी भी थी। हम भी चाह रहे हैं वो दोषी कौन है, किसने मारी है। तो बहन सबको अब तो बहन वो पकड़ा जाए। अब तो बहन सबको दिख रही है ना। जब इस समय जो उसके साथ जो दुष्टाचार हुआ उसके साथ, जब वो बहन नहीं थी, वो जब उसके साथ जो दुष्टाचार हुआ जब वो बहन नहीं थी, वो यहाँ कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई। ये तो तुम्हें ही पता है, तुम क्या करके ले गए हो वहाँ पे। हाँ नहीं तो हाँ जी हाँ, ये तुम्हें ही पता है वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। संदीप तुम क्या करके ले गए वहाँ पे। और ये कौन बता, ये भी सुना है कि लड़की चल के भी गई है, थाने तक चल के भी गई है। क्या हुआ था सतेन उस दिन, क्या हुआ था? फिर आप लोग थाने बाइक पर लेकर गए उसको, और आप बता रहे थे एक चबूतरा है। मैं एक सेकंड इस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सेकंड मैं आ रही हूँ आपके पास सतेन। एक सेकंड मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, चूंकि आप आरोपी पक्ष की तरफ से बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए। लड़की के साथ घटना हुई, आप कह रहे हैं कि आपकी भी बहन है, उसकी जान चली गई है, उसके गले पर इस तरह की चोट थी कि बच्ची का सिर नहीं उठ पाया, उसके बाद वो चल नहीं पाई, वो अस्पताल से अस्पताल पहुंची और उसके बाद से उसकी मौत हो गई। इतनी बड़ी घटना घटी है, मौत हो गई। इस पर क्या कहना है आपका? आप जो पीड़िता का परिवार है उसी पर दोष डाल रहे हैं। हमारा ये कहना है, हाँ नहीं मैं दोष नहीं डाल रहा, मैं ये कह रहा हूँ एसआई जांच चल रही है, नार्को टेस्ट होना चाहिए और एसआईटी जांच चली रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नार्को टेस्ट उनका होना चाहिए। डीएम ने एसडीएम ने जो उसको रात में जलाया है, उनको पहले होना चाहिए ना। जो डीएम और एसडीएम जो मिले हुए हैं, जो सभी ने रात में अपने मौजूदगी में जो दाह संस्कार किया है, ये उसका पहले होना चाहिए, क्योंकि लड़की ने पूरे बयान दिए हैं कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है। तेरे परिवार वाले वहाँ खड़े थे, तेरे परिवार वालों ने ही सहमति से दाह संस्कार किया है। मेरे परिवार वालों को यहाँ से मेरे परिवार वालों को यहाँ से ले जाया गया है, वो भी रोड से। हमारे घर का कोई था ले जाया नहीं, गए हुए हैं साथ, उनकी सहमति से दाह संस्कार किया है। हाँ गए हुए हैं। हाँ तो हम लोग क्यों नहीं गए फिर? तेरे परिवार वाले गए हुए हैं, उनकी सहमति से सारा काम हुआ है। वो भी जब ले जा गया है, जब उसकी जो आधी जो चिता जल चुकी है, उसके बाद उसको कंडे डलवाने के लिए, वहाँ फोटो खिंचाने के लिए उनको यहाँ से ले जाया गया है। जी सुंदरपाल जी सुनिए, आपने अभी कहा कि पीड़िता के परिवार को सब कुछ पता है, सबको पता है कि क्या हुआ था। क्या हुआ था आप बताइए, क्या हुआ था? आपको भी पता होगा, जिसकी वजह से आज आप सामने आ रहे हैं सच बताने के लिए। क्या हुआ था, क्या हुआ था उस दिन? वहाँ कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं है। इन परिवार वालों को ही पता है वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो हुई नहीं तो कैसे मर गई फिर वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में? कैसे मर गई वो? कैसे मर गई वो हॉस्पिटल में जाके? ये तो सीबीआई जांच चल रही है, नार्को टेस्ट हुआ, एसआईटी टीम अपना काम कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम तो सारी लड़की को वहाँ पर मार के डाल के छोड़ के गए। लड़की को पता नहीं क्या होश आ गया जब उसने बताया है। अगर लड़की को अगर मार देते तो कौन बताता, इसको जिम्मेदार कौन होता? वो तो अच्छा हुआ लड़की को सांस लौट के आ गई, नहीं तो ये तो तुम्हें ही पता है, तुम वहाँ क्या करके ले गए हो। ये तो तुम्हें ही पता है, वहाँ कोई ऐसा हल्ला नहीं, गुल्ला नहीं, ना कोई शोर नहीं। ये वहाँ से क्या करके ले गए इनको ही पता है।
नहीं तो अल्लाह तो हम कह तो रहे हैं, जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ तो मिलेगी, वो मिलेगी, जरूर मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। जो जिसने करा वो भरेगा। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लगभग फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, काफी बातचीत जी हाँ। के 5 से 6 घंटे की बातचीत के रिकॉर्ड हैं। संदीप जो मुख्य आरोपी है और संदीप जो भाई हैं उनके फोन नंबर पर, इसको आप किस तरह से समझाएंगे? ये कौन सी बातचीत हो रही थी? मार्च के महीने तक का रिकॉर्ड है। इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है मेरे को, क्योंकि जो मोबाइल है मेरे घर पे एक ही मोबाइल है वो, और वो पापा के पास रहता है। पापा के पास रहता है। फिर और आपके हमें घर ये से नहीं पता है कौन कि वो बात कर फोन रहा था? करता है या नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। आपके घर से कौन बात करता था मुख्य आरोपी संदीप? तो उसकी कॉल रिकॉर्ड तो होंगी, कॉल। हाँ तो कोई रिकॉर्ड तो होगा उसका, कोई वीडियो मतलब ऑडियो भी तो हो गई उसकी, कौन बात करता है। जो नंबर तो मेरा है वो तो है ही। आपका नंबर है। यूपी पुलिस ने रिकॉर्ड्स जारी किए हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर जिसे कहा जाता है। उसके बिना पर यह बताया जा रहा है कि 5 घंटे मार्च के महीने तक बातचीत हुई है। आपके घर से किसकी बात होती थी मुख्य आरोपी संदीप से? जी ये तो हम लोगों को पता नहीं किससे बात होती थी, ये तो सब फेक लग रहा है मेरे को। तो आपको ये फेक लग रहा है? किसी की आपके घर से बात नहीं होती थी? जी क्योंकि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो है ना, जी नहीं, वो सतेन जी बहुत ही क्योंकि- कंक्लूसिव होते हैं, फोरेंसिक एविडेंस के तौर पे उसे देखा जाता है। जी बताएं प्लीज। अच्छा क्योंकि मार्च में मैं आया हूँ। मैं दिल्ली में नोएडा में काम करता हूँ। मैं मार्च में आया हूँ, करीब 6 मार्च को। यहाँ पर एक दादी हमारी एक्सपायर हो गई थी, उससे पहले तो मैं दिल्ली में ही था। तो आपने अपना फोन नंबर किसी को दिया था क्या यूज करने के लिए? घर पे एक क्योंकि आप ही का कॉल था, आप ही का वो नंबर है जिसकी सीडीआर सामने आई है। आपने अपना नंबर किसी को दिया था क्या फैमिली में? जी किसको? जी नंबर तो यहाँ पर गांव में कई लोगों पे है, कई लोगों पे मोहल्ले में भी है और ठाकुरों में भी है कुछ लोगों पे। नहीं, आपने अपना फोन, क्योंकि आपके फोन नंबर से कई बार कॉल है और उस फोन नंबर से कई बार आपके नंबर पर कॉल है। आपने अपना फोन किसी को दिया था क्या घर में? जी मेरी मौजूदगी में नहीं दिया है क्योंकि अगर हो सकता है पापा ने किसी को दिया हो, तो पापा को इतना पता नहीं है, क्योंकि घर में मोबाइल रहता है, पापा के पास ही रहता है। और नरेगा काम भी चला है मार्च तक। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आपसे है। आप बताएं कि आप थाने पहुंचे बाइक पर अपनी बहन को लेकर और अपनी मां को लेकर, फिर वहां पर क्या हुआ? वक्त भी बताइएगा। जी एफआईआर में पहली बार छेड़खानी और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, वो भी बताइएगा क्यों? और जब बाद में बयान बदला गया उसकी भी वजह। अब आप जो पुलिसिया कार्रवाई पूरी है वो एक एक करके बताएं। तो वहाँ पर एक सादा कागज पे तहरीर लिखवाई है कि क्या आपके साथ घटना हुई है। हाँ। तो आप अपने आप लिखिए। तो मैं जितना मेरे को पता था, क्योंकि बहन से जितनी जानकारी मिली थी मेरे को, जो लड़का ने बताया था वो ही बताया था। और उसको जो गला थे, जो दुपट्टे को उसको घोटा गया, उस हिसाब से मैं लिखी, इसको जान से मारने की कोशिश करेगी दुपट्टे से। मैंने उसमें इतनी तहरीर दी है। और जल्दी मैं बोला कि आप लड़की को लेके जाइए। पुलिस वाले बोले थे अब लड़की लेके जाओ भाई, मर जाएगी नहीं तो मैं जल्दी जैसे उसको फिर मैं बोला, मैंने ऐसा सर अपनी गाड़ी से ले चलिए, बहन को ज्यादा तबीयत खराब है इसकी। कि वहाँ से किससे लेके आए हो? मैंने वहाँ से तो मोटरसाइकिल से लेके आया हूँ मैं, कि मोटरसाइकिल से लेके जाओ या फिर ऑटो कर लो। फिर मैंने बाहर से ऑटो करा है। ऑटो में बहन को लिटा के, उसमें मेरी बहन थी एक, मेरे से छोटी है, बड़ी है, और मम्मी, और उसमें 2 कांस्टेबल थे, भी थे, लेडीज कांस्टेबल, एक पुलिस कांस्टेबल। प्लीज नाम न ले, बच्ची बोलिए। जी 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 बोलिए। तो हम लोग अपनी बहन को लेके जिला अस्पताल बागला में पहुंचे हैं। वहाँ पर मैं पीछे बाइक से गया था, मेरे पापा भी पीछे बाइक पे बैठे हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर इमरजेंसी में लेके गए हैं। इमरजेंसी में लेके उन्होंने उसको अंदर लिटाया, कुछ ट्रीटमेंट भी दिया उन्होंने, 2 बोतल भी चढ़ाई हैं। फिर डॉक्टर ने उनके मना कर दिया था कि डॉक्टर इसकी लड़की ज़्यादा खराब है, इसको मेडिकल के रेफर कर रहे हैं। मैं कि ठीक है सर। तो जो पुलिस वाले थे वहाँ पे, मैंने बोला सर आपको तो जाना पड़ेगा, ये पुलिस केस है,
कि बोला कि हमको तो यहीं पर तक बोला गया है, यहीं इस हॉस्पिटल तक। मैंने सर अब वहाँ पर कौन जाएगा, कि चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। वो बात करते करते वो बाहर निकल गए वहाँ से, वो दोनों जो कांस्टेबल थे वहाँ से बाहर निकल गए, फिर हमें दिखे भी नहीं। फिर किसी भैया ने वहाँ पर 108 नंबर कॉल डायल करा कि वो कैसे जाएगी। तो 108 नंबर जो पुलिस करीब वो भी 1-1.5 घंटे बाद वो आई है एम्बुलेंस, उसमें हम ले गए अपनी बहन को मेडिकल। आरोपी परिवार का जो मेन पापा थे जी, आरोपी परिवार की जो मुख्य दलील है सत्येंद्र जी, वो ये है कि पहली जो तहरीर आपने लिखवाई उसमें आपने गैंगरेप का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि उसी दिन थाने के बाहर आकर आपकी माँ क्योंकि और आपकी बहन दोनों ने ऑडियो वीडियो बाइट भी दी थी किसी रिपोर्टर को, जो बाइट भी हम लोगों ने कई बार दिखाई है। पहली तहरीर में पूरा सच क्यों नहीं बताया? पहली बार मैम पूरी तरह से पूरी जानकारी नहीं थी मेरे को कि इसके साथ ऐसा हो चुका है। मेन बात यही है जो बार बार उठ रही है कि बयान क्यों बदला गया, जो 14 सितंबर को दिया गया था और फिर 22 सितंबर को जो 4 लोगों के नाम के साथ आरोपी बनाकर गैंगरेप की बात हुई, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये क्यों हुआ? पहली तहरीर में आपने क्यों नहीं लिखवाया? उसमें पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय बोलने लायक पूरी तरह से नहीं थी। जीभ उसकी लड़खड़ाई थी और बेहोश हो रही थी। जब उसको जब पूरी तरह जब होश आया हॉस्पिटल में मेडिकल में करीब 2-3 दिन बाद, तो उसने मेरी बहन को मेरी माँ को बताया है। उसने मेरे को नहीं बताया, मेरी माँ को बताया, मेरी माँ ने फिर मेरे को बताया है कि ऐसे ऐसे बातें बेटा, क्या कहते हैं लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने कौन कौन थे, उन्होंने नाम बताया कि ऐसे ये। जब मैं फिर वहां से भागा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है कि साहब ऐसे ऐसे मेरी बहन के साथ गैंगरेप हुआ है। तो पहले दिन जब आप केस दर्ज कराने गए, जब आप तहरीर दर्ज कराने गए, तो पुलिस को आपने ये नहीं बताया था? यानी पुलिस की तरफ से कोई दबाव नहीं था ना कि ऐसा मत लिखवाइए या वैसा लिखवाइए? जी पुलिस वाले वहाँ पे थे ही नहीं, थाने में नहीं थे, अंदर थे नहीं। बोला जो आपको पता वो लिखिए। थाने में थे, जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वहाँ पर कोई नहीं था। जो बोला जो आपको पता वो लिखिए, हमें नहीं पता। और आपने एक कोरे कागज पर लिखकर पूरी तहरीर दे दी थी। फिर ये आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे, वहां भी 2 कांस्टेबल कुछ देर रुके, उसके बाद चले गए। फिर आपकी बहन ने किस तारीख को बताया कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है? करीब 2 दिन में बताया था उसने। जब उसका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने करीब 16 घंटे में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। उसके एक्सरे वगैरह हुए थे रात में, सीटी स्कैन हुआ था। डॉक्टर ने बताया इसकी जो गर्दन की हड्डी है 3 वो फ्रैक्चर हो चुकी हैं। इसकी तरह से इसका जो शरीर का जो चलने के उसमें वो में नहीं है। और पूरी जानकारी अगर होगी तो उसमें सीटी स्कैन में पूरा तरह आ जाएगी। सीटी स्कैन में पूरा बताया गया है। उसकी बताया कि रिपोर्ट करीब 5 दिन बाद आएगी। तो जब इसका जो ट्रीटमेंट हुआ है करीब 15 तारीख को स्टार्ट हुआ है 8-9 बजे। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका थोड़ा जो जीभ थी उसकी पूरी सूजी हुई थी, थोड़ी उसके पटकने लगी। उसके बाद थोड़ा उसने बताया माँ को। और उसके बाद से आप लोगों ने 22 को फिर माँ ने जब मेरे को बताया, जब मैं वहां से 22 को फिर आपने पुलिस अधीक्षक को संपर्क किया, कैसे आपने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया? 22 को नहीं, 22 को तो जो मैं यहाँ पर करीब 16-17 तारीख में आया हूँ यहाँ पर। जहाँ 16 तारीख मैंने यहाँ पर ज्ञापन दिया एसपी ऑफिस में। ठीक है। 17 को जी। तो पीड़िता का कोई बयान बोला दर्ज ठीक हुआ है। था? और फिर बता रहे थे कि हमने कोई बयान दर्ज करने गया था? जी हाँ, बयान भी दर्ज हुआ है। हाँ गया है वो करीब 19-20 तारीख में गए हैं, सीओ साहब भी गए हैं। 2 बार भी उसका बैन हुआ है। उसके बाद चारों को हिरासत में लिया गया। जी हाँ। हाथरस कांड में एसआईटी तो जांच कर ही रही है, लेकिन पीड़िता के परिवार ने एक कसम खाई है। उन्होंने सौगंध ली है कि जब तक उनकी बिटिया को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो उस बिटिया की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। साथ ही साथ पीड़िता के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को बुलाया है इंसाफ के लिए। पीड़िता के परिवार की सौगंध, जब तक इंसाफ नहीं अस्थि विसर्जन नहीं। हाथरस की बेटी पीड़िता की चिता की आग 10 दिन पहले ही ठंडी हो गई, लेकिन इंसाफ की आग अभी भी जल रही है।
पीड़िता के परिवार ने ऐलान कर दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। जी नहीं, बचत अभी नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं बचत करेगी, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी अस्थियां जब तक हम नहीं करेंगे। पीड़िता के परिवार को अपने गांव में डर लग रहा है, लेकिन ये डर इंसाफ की उनकी तड़प के रास्ते का पत्थर नहीं बन सकता। दोषियों को फांसी हो। पीड़िता के परिवार वालों की दूसरी सौगंध है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। और उस न्याय की पहली और आखिरी शर्त है कि जिसने भी उसे मारा उसको फांसी की सजा हो। न्याय में हम लोग फांसी चाहते हैं, लोगों का जो भी कुछ कराया फांसी चाहिए हमें तो। पीड़िता का परिवार अपने लिए इंसाफ की लड़ाई को किसी भी मुकाम तक ले जाने को तैयार है। हाई कोर्ट से भी परिवार लगाएगा इंसाफ की गुहार। अब इंसाफ के लिए पीड़िता का परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा। परिवार के 5 सदस्य 11 अक्टूबर को हाई कोर्ट जाएंगे। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और 12 अक्टूबर को डीजीपी, एससीएस होम, डीएम, एसपी समेत कई अधिकारियों को तलब किया गया है। देखो 11 तक को बोला गया जाने को, 12 तक हमें पहुंचना है वहाँ पर। आज देखो बोला गया कि हमको आपको पूरी सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ लेके जाएंगे, आपको जो भी रहने वहने व्यवस्था सब की जाएगी और सुरक्षित हम लोग यहाँ पर पहुँचाएंगे। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने की मुहिम में नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटेकर भी पहुंची। उन्होंने भी वही चुभते हुए सवाल पूछे जो पीड़िता का परिवार पूछ रहा है। इस प्रकार से डेड बॉडी को जलाया गया, परिवार को नहीं दिया गया और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से, ये जो हकीकत पूरी अब जाहिर हो गई है। हाथरस में एक बेटी से बर्बरता के बाद इंसाफ के लिए एसआईटी पिछले 9 दिन से जांच कर रही है और अभी 1 हफ्ता और बचा है। सवाल है कि इंसाफ का सूरज कब उगेगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव, हाथरस, आज तक। हाथरस का सच सामने लाने के लिए एसआईटी ने स्पेशल 40 की एक लिस्ट बनाई है। अब गांव के 40 लोगों से सवाल जवाब हो रहे हैं जो मौका वारदात पर 14 सितंबर को मौजूद थे। एसआईटी ने पुलिस की लापरवाही को लेकर भी सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। ये लोग, इन लोगों ने पहले से साजिश रची होगी। मैं मेरे बेटे निर्दोष हैं। फांसी चाहिए हमें जो झूठा इल्जाम लगाए हो तो देख दोषी हो तो सजा दे। हाथरस कांड में इंसाफ दिलाएंगे स्पेशल 40। 40 चाबियों से खुलेगा हाथरस के राज का ताला। स्पेशल 40 बोलेंगे, हाथरस का सच खोलेंगे। हाथरस कांड के 25 दिन बाद भी ये सवाल धड़क रहा है कि पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या नहीं। उस इंसाफ के लिए ये जानना जरूरी है कि 14 सितंबर का सारा सच सामने आए। उस सच को सामने लाने का दारोमदार पीड़िता के गांव के स्पेशल 40 पर टिका है। हाथरस के बर्बर कांड की जांच अभी एसआईटी कर रही है और उस एसआईटी के निशाने पर गांव के 40 लोग हैं। एसआईटी ने 40 लोगों की लिस्ट बनाकर उन सबको पूछताछ के लिए तलब किया है। 200 मीटर की दूरी पर वो जगह मौजूद है जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था और यहीं से ये आप जो देख रहे हैं ये ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल पर कुछ लोग मौजूद थे उस दिन, इनसे भी पूछताछ के लिए एसआईटी ने यहां से बुलाया है और ये गांव का वो हिस्सा है जो किनारे का हिस्सा पड़ता है। यहां पर भी लोगों से जो यहां घरों में मौजूद थे उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर कौन है उस स्पेशल 40 में जिनकी जुबान खुलेगी और हाथरस कांड के कई उलझे राज खुलकर सामने आएंगे। एसआईटी ने इसमें उन लोगों को बुलाया है जो उस दिन खेतों में काम कर रहे थे। साथ ही ट्यूबवेल पर भी काम करने वाले लोगों को बुलाया है। उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है जिनका घर खेत से सटा है। दोनों परिवारों को जानने वाले लोगों को भी बुलाया गया है। पीड़िता और आरोपी के परिवार को भी शामिल किया गया है। उन लोगों को भी बुलाया गया है जो गांव में अपना प्रभाव रखते हैं और पीड़िता के अंतिम संस्कार के वक्त वीडियो में दिखते लोग भी बुलाए गए हैं।
40 लोगों की संख्या है, इनको नोटिस दी गई है। मानना यह जा रहा है कि इन लोगों से जानकारी ली जाएगी कि आखिर लापरवाही किस तरीके से हुई अंत्येष्टि के समय। दरअसल हाथरस कांड में कई ऐसे मोड़ आए जिसने इस मामले को ज्यादा रहस्यमय बना दिया। 14 सितंबर को खेत में लड़की को किसने मारा? लड़की ने पहले दिन वाले बयान में बलात्कार की बात क्यों नहीं की? लड़की ने आखिरी बयान में बलात्कार की बात की, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट उल्टी क्यों है? 29 सितंबर को उसकी मौत के बाद आनन फानन में रात के अंधेरे में उसकी लाश क्यों जला दी गई? सवालों के इन तमाम मोड़ से गुजरकर हाथरस कांड सबसे ज्यादा विवादों में घिरा जब आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और वो भी परिवार की मर्जी के बगैर। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य के प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। एसआईटी ये जानना चाहती है कि कत्ल किसने किया। उस दिन दहाड़े एक लड़की के कत्ल के पीछे मकसद क्या था? पीड़िता और आरोपी के परिवारों में कैसे संबंध थे? क्या उनके परिवारों के बीच कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी? आखिर इस बर्बर हत्या के पीछे कोई तात्कालिक कारण थी या कुछ पुरानी बातें? एसआईटी की पूछताछ वाली लिस्ट में पीड़ित और आरोपी को जानने वाले लोग भी हैं, लेकिन एसआईटी की जांच पर पीड़िता के परिवार को रत्ती भर भरोसा नहीं है। सीबीआई हाथरस में पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो आप लोग को नहीं चाहिए? जी। नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं। सीबीआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रहकर ये फैसला होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो 2 तरीके के सबूत होंगे। एक तो प्रत्यक्षदर्शी जो कि कोरोबोरेट कर सके, जो कि उसके बीच में संबंध स्थापित कर सके कि हाँ ये सबूत मिला है, इसके विषय पे बिना पर यही बात सच होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि अभी तक की सिर्फ संदीप और संदीप के साथ पीड़ित लड़की के भाई के नंबर पर बातचीत जो होनी हुई है, वो एक चीज स्थापित हुई है और उसमें साफ तौर पर समझ में आता है कि इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन था। एसआईटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसने स्पेशल 40 तो बना लिया है और उनमें से कुछ लोगों से पूछताछ भी कर ली है, लेकिन सच सामने लाने के लिए जांच के पन्ने अभी और खोले जाने हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। हाथरस कांड के 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 25 दिनों के बाद भी 5 ऐसे सवाल हैं जो अपना जवाब मांग रहे हैं, और उन्हीं सवालों के जवाब से पता चलेगा कि पीड़िता को बेहद बर्बर ढंग से मारने वाला कौन था और पीड़िता को इंसाफ कैसे मिलेगा। दे रही थी तो दे दिया मुझे और गला दबा दिया। जबरदस्ती सोच के गला दबा दिया। 14 सितंबर को पीड़िता पर जानलेवा हमला हुआ, जो 15 दिन बाद उसकी मौत का कारण बना। उस दुर्भाग्यशाली दिन के आज 25 दिन हो गए। इन 25 दिनों बाद भी 5 ऐसे सवाल हैं जो हाथरस के जर्रे जर्रे से उठ रहे हैं। आखिर कौन है वो 5 सवाल जिनका जवाब ढूंढा जाना है और जिसके लिए एसआईटी का दावा है कि उसने दिन रात एक कर दिया है। हमें कुछ अभी बयान लेने शेष हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी कलेक्ट करना शेष है और फिर रिपोर्ट बनाने में थोड़ा समय लगेगा। अब हम उन 5 सवालों का पीछा करते हैं जिनका जवाब मिलने से हाथरस कांड का सच बेनकाब हो जाएगा। हाथरस कांड में पहला सवाल, 29 सितंबर को अंधेरे में और जल्दबाजी में शव क्यों जलाया गया? ये सवाल सबसे बड़ा रहस्य तैयार करता है। 29 सितंबर को पीड़िता के परिवार वालों की मर्जी और मौजूदगी के बगैर ही उसका अंतिम संस्कार कर देने पर सबसे बड़ा सवाल पीड़िता के परिवार वाले ही उठा रहे हैं। हालांकि पीड़िता के परिवार ने अस्थियां चुन ली हैं, लेकिन उनका गंगा में विसर्जन वो नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। जी नहीं, विसर्जन अभी नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं विसर्जन करेगा, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी
हत्याएं तो हम नहीं करेंगे। हत्याकांड में दूसरा सवाल, आरोपियों का फोन लोकेशन कहां का है? जिन 4 आरोपियों का नाम हाथरस कांड में आया है, उनके फोन लोकेशन से ये जानकारी मिल सकती है कि घटना के वक्त वो कहां थे। जब खेत में ये देखा गया कि 14 तारीख को पीड़िता का जो है वहां पर पानी मांगा जा रहा था, तो लवकुश की मां ने अपने बेटे को बोला कि वहां पर पानी लेकर के वो पहुंचे, और ये जानकारी मिल रही है कि सड़क के पास से पानी लेकर के आया गया। तो इस तरीके की बात कही जा रही है। इन तमाम चीजों की जो तफ्तीश एसआईटी कर रही है, वो भी पूछताछ करने के लिए बहुत सारे जो पड़ोसी हैं, जो आस पड़ोस में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्य आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को चिट्ठी लिखी है कि वो बेकसूर है। दूसरे आरोपी रवि के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो डेयरी पर काम कर रहा था। तीसरे आरोपी रामू के परिवार वालों का भी कहना है कि वो चारा काट रहा था, और चौथे आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि उसके बेटे ने तो पीड़िता की मदद की थी। तो आपने तो उठाया नहीं, उसकी मदद नहीं की? उसको पानी लाया हुआ वो, और लाए रे पानी उठाए रे, माँ बैठी है। कौन? वो लवकुश नाम का लड़का है, वो पानी लाया हुआ भर के मेरे सामने। तो जेल में है? जेल में वो पानी लेके आया, पन्नी में। वही माँ ने कही बेटा ये तड़प रही है, पानी लेके आया। तो माँ ने बोला नहीं, बाकी लवकुश वो बराबर पे चारों काट रही है। जब सभी निर्दोष हैं तो सवाल है कि हत्यारा कौन है? समाज सेवी और मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित संदीप पांडे भी मेघा पाटकर के साथ पीड़िता के घर पहुंचे। वैसे तो पहले की सरकारों में भी ये होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब ये एक तरीका बन गया है कि जो सरकार के पक्ष के लोग नहीं हैं, उनके विपक्षी लोग हैं, विरोधी लोग हैं, तो वो अगर पीड़ित हैं तो उन्हीं को आरोपी बना दिया जाता है। हत्याकांड में तीसरा सवाल, पीड़िता की हत्या के पीछे मकसद क्या हो सकता है? हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। 14 सितंबर को पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? क्या वो सिर्फ सामूहिक बलात्कार के बाद सबूत मिटाने के लिए पीड़िता को ही मिटा देने की कोशिश थी? आखिर मरने से पहले अपने आखिरी बयान में पीड़िता ने इस बात को उठाया था। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे? अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। हाथरस कांड में चौथा सवाल, पीड़िता के परिवार को डर क्यों लग रहा है? पीड़िता को इंसाफ देने की बात चारों तरफ से उठ रही है। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके पीड़िता के परिवार वाले घर छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर उनके परिवार के साथ इतनी बड़ी बर्बरता हुई, उसके बाद भी खतरा उन्हीं पर मंडरा रहा है, तो सवाल है कि आखिर क्यों? ठाकुर लोग ही रहेंगे। हम लोगों इनसे, मंत्री जी से, सब लोगों से बोल दो कि हम लोगों को ना एक जहर ला के दे दो, तो पूरे परिवार को मैं खाना में मिला के खवा दूं और सो जाएं सब चैन की नींद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकते। हाथरस कांड में पांचवा सवाल, हाथरस कांड में कब शुरू होगी सीबीआई जांच? पीड़िता के परिवार को एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अक्टूबर को भी सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया था। 4 अक्टूबर को सीबीआई से सिफारिश भी कर दी गई। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर हलफनामा दे दिया। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि उनको सीबीआई जांच पर भी भरोसा नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं। 25 दिन की घटना और 5 सवाल, इनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक।